वर्चस्विनी मन ही मन सोचती है, ये तो वही भिखारी है जिसे सुबह मैंने कैटलिन को खाना देने के लिए बोला था। ये अभी तक मेरे घर के सामने क्या कर रहा है? कुछ गड़बड़ लगती है। ये भिखारी के वेश में कोई और है, मुझे इसे पकड़ना होगा। इतना कहकर वर्चस्विनी आहिस्ते से अपनी जिप्सी से नीचे उतरती है और अपने घर की तरफ जाने लग जाती है। वो चुपके चुपके अपने घर की तरफ जा ही रही थी कि तभी सड़क पर बॉटल रखी हुई थी, जिस पर उसका पैर पड़ जाता है और वो गिरने वाली होती है। पर गिरने से पहले ही वो अपना बैलेंस बना लेती है। पर जब वो संभल कर अपनी नजरें सामने करती है तो देखती है कि वो भिखारी उसकी नजरों के सामने से गायब हो चुका था। वो उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वर्चस्विनी खुद से कहती है, वो भिखारी कहाँ पर गया? अभी तो यहीं पर था। इतना कहकर वर्चस्विनी उस भिखारी को अपने आसपास ढूंढती है। वो भागते हुए अपने घर से 300 मीटर तक आगे जाती है, पर उसे वो भिखारी कहीं नजर नहीं आता है। वर्चस्विनी अपने आसपास देखते हुए कहती है, वो भिखारी तो कहीं नहीं दिख रहा, पता नहीं कहाँ चले गया। वो मेरे घर के सामने भटक रहा था, कहीं उसने मेरी तारा को कुछ कर तो नहीं दिया। इतना सोचकर वर्चस्विनी घबरा जाती है। वो तुरंत वहां से भागती है और अपने घर के सामने पहुंचकर दरवाजे की बेल बजाने लग जाती है। वर्चस्विनी लगातार दरवाजे की बेल बजाए जा रही थी, पर कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। जैसे जैसे दरवाजा खोलने में देरी होती जा रही थी, वैसे वैसे वर्चस्विनी की घबराहट बढ़ती जा रही थी। वो पसीने से पूरी तरह लथपथ हो गई थी। वर्चस्विनी बेल बजाते हुए खुद से कहती है, कम ऑन कैटलिन, गेट खोलो, गेट खोलो कैटलिन, क्या कर रही हो? हे भगवान, मेरी तारा की रक्षा करना। आई होप वो ठीक हो। वर्चस्विनी बेल बजाते हुए ये सब सोच ही रही थी कि तभी दरवाजा खुलता है और वो देखती है कि दरवाजे के सामने कैटलिन खड़ी हुई थी, जिसके हाथ में झाड़ू थी। वर्चस्विनी की ऐसी हालत देखकर कैटलिन दंग रह जाती है। कैटलिन घबराते हुए कहती है, क्या हुआ मैम, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? सब ठीक तो है ना? वर्चस्विनी कैटलिन के सवाल का कुछ जवाब नहीं देती है और हड़बड़ाहट के साथ उससे पूछती है, तारा तारा कहाँ पर है कैटलिन? वो ठीक तो है ना? कैटलिन बड़े आराम से कहती है, हाँ मैम, तारा बेबी एकदम ठीक है और वो अपने कमरे में आराम कर रही है। वर्चस्विनी तुरंत घर के अंदर घुसती है और सीधे तारा के कमरे में जाती है। जब वो तारा को सोते हुए देखती है तो तब जाकर उसकी जान में जान आती है। अब वो थोड़ा रिलैक्स फील कर रही थी। वर्चस्विनी तारा के पास जाती है और उसके माथे पर किस कर देती है। वर्चस्विनी कैटलिन से पूछती है, तुमने इतना वक्त क्यों लगा दिया कैटलिन दरवाजा खोलने में? कैटलिन जवाब देती है, वो मैं अंदर वाले कमरे की सफाई कर रही थी मैम, तो मैंने सोचा पूरी झाड़ू लगा लूं फिर खोलूं, इसलिए देर हो गई। वर्चस्विनी तारा को देखते हुए कहती है, तारा ने तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं किया ना? कैटलिन अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहती है, नहीं मैम, आज तारा बेबी ने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया, बल्कि इसने तो अपना आज का दिन बड़े हंसते खेलते गुजारा। वर्चस्विनी मन ही मन सोचने लग जाती है, ऐसा कैसे हो सकता है? आज तक जब भी तारा ने कोई बुरा सपना देखा है, वो दिन भर उसी के बारे में सोचकर परेशान होती रही है, बार बार वही सब बड़बड़ाती रही थी। फिर आज ये कैसे हुआ कि तारा ने सुबह सपना देखा और फिर दिन भर उस सपने के बारे में जिक्र तक नहीं किया? कैटलिन आगे खुद ही कहने लगती है, आज तो तारा बेबी उस भिखारी के साथ बहुत अच्छे से खेल रही थी। मैंने तारा बेबी को इतना खुश इससे पहले कभी नहीं देखा था। वर्चस्विनी शॉक्ड होते हुए कहती है, क्या कहा तुमने? तारा भिखारी के साथ खेल रही थी? कैटलिन जवाब देती है, हाँ मैम, वही भिखारी जिसे आपने सुबह खाना देने के लिए बोला था। वर्चस्विनी सोच में डूब जाती है और पलटकर कुछ नहीं कहती है। कैटलिन अपनी बात पूरी करते हुए कहती है, तारा बेबी बड़े मजे से खेल रही थी उस भिखारी के साथ। तारा बेबी उसे वरुथी कहते जाती और वो भिखारी तारा बेबी को महाशक्ति। वर्चस्विनी बड़बड़ाती है, क्या कहा? वरुथी और महाशक्ति? अब ये सब क्या है? कैटलिन हंसते हुए कहती है, आज दिन भर तारा बेबी ने उस भिखारी को घोड़ा बनाकर उसकी सवारी करी है। उस बेचारे की कमर टूट गई होगी। वर्चस्विनी कैटलिन पर चिल्लाते हुए कहती है, कैटलिन, तुम्हें ऐसे ही किसी अनजान के साथ तारा को नहीं खेलने देना चाहिए था। अगर वो किडनैपर होता तो? तुम्हें नहीं पता है क्या, आजकल बच्चों की चोरियां इसी तरह होती है। किडनैपर भिखारी का रूप लेकर आते हैं और बच्चों को चुरा ले जाते हैं। कैटलिन अपनी नजरें नीचे करते हुए कहती है, पर मैम, आपने ही तो उस भिखारी को खाना देने के लिए बोला था। वर्चस्विनी कैटलिन पर दबाव बनाते हुए कहती है, मैंने तुम्हें उस भिखारी को रोटी देने के लिए बोला था, ना कि तारा से मिलाने के लिए कहा था। कैटलिन हिचकिचाहट के साथ कहती है, मैं कहाँ तारा को मिलाने वाली थी, वो तारा बेबी तो। कैटलिन अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही वर्चस्विनी उसे बीच में टोकते हुए कहती है, अपनी गलतियों पर पर्दा डालना बंद करो कैटलिन, मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे वो लोग पसंद हैं जो अपनी गलतियों को कबूल कर लेते हैं, ना कि वो जो उसे छुपाते हैं। कैटलिन पलटकर कुछ नहीं कहती है। वर्चस्विनी नाराजगी के साथ कहती है,
तुम्हारी शिफ्ट खत्म हो चुकी है, अब तुम जा सकती हो। कैटलीन मायूसी के साथ लटका हुआ चेहरा लेकर चुपचाप वहां से चली जाती है। कैटलीन के जाते ही वर्चस्विनी तारा के पास से उठती है और फ्रेश होने चली जाती है। करीब 20 मिनट बाद वो कपड़े चेंज करके बाहर आती है और वो देखती है कि तारा अभी भी सो रही थी। वर्चस्विनी टॉवल से अपने चेहरे का पानी पोंछ रही थी कि तभी कोई दरवाजे की बेल बजाता है। वर्चस्विनी खुद से कहती है, अब कौन आ गया? इतना कहकर वर्चस्विनी दरवाजे के पास पहुंच जाती है। जब वो दरवाजे के लेंस से बाहर झांकती है तो देखती है कि बाहर चैटर्जी खड़ा हुआ था। वर्चस्विनी दबी आवाज में खुद से कहती है, ये चैटर्जी इस वक्त यहाँ पर? इसको मुझसे क्या काम पड़ गया? इतना कहकर वर्चस्विनी दरवाजा खोल देती है। जब दरवाजा खुलता है तो वर्चस्विनी देखती है कि चैटर्जी ने अपने हाथ में एक फाइल पकड़ी हुई थी। वर्चस्विनी चैटर्जी से कहती है, चैटर्जी तुम यहाँ कैसे? चैटर्जी जवाब देता है, मैम वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की फाइल देने आया था। वो रिपोर्ट देर से तैयार हुई इसलिए देरी हो गई। वर्चस्विनी पलट कर कहती है, ये तुम मुझे कल पुलिस स्टेशन में भी दे सकते थे, कुछ जरूरी काम था क्या? चैटर्जी कहता कुछ नहीं है, बस सतर्कता के साथ अपने आसपास देखने लग जाता है। वर्चस्विनी अपने आसपास देखते हुए कहती है, ओह तुम अंदर आ जाओ, मैं तो तुम्हें अंदर बुलाना ही भूल गई। चैटर्जी जैसे ही वर्चस्विनी के घर के अंदर घुसता है, चारों तरफ देखने लग जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे चैटर्जी कुछ ढूंढ रहा हो। वर्चस्विनी चैटर्जी से पूछती है, क्या हुआ चैटर्जी, तुम कुछ ढूंढ रहे हो क्या? चैटर्जी हड़बड़ाहट के साथ कहता है, नहीं नहीं मैम, मैं भला आपके घर में क्या ढूंढूंगा, मैं तो बस ऐसे ही देख रहा था, काफी अच्छी तरह सजा कर रखा है आपने घर। चैटर्जी के इतना कहने के बाद वर्चस्विनी और चैटर्जी दोनों सोफे पर जाकर बैठ जाते हैं। वर्चस्विनी चैटर्जी से कहती है, हाँ तो बताओ क्या पता चला पोस्टमार्टम रिपोर्ट से चैटर्जी? चैटर्जी बौखलाहट के साथ कहता है, मैम पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी पता नहीं चल पाया कि कमली का दिल कातिल ने किस हथियार से निकाला था। डॉक्टर भी अंदाजा नहीं लगा पा रहे कि आखिर कातिल ने कैसे कमली की बॉडी में का सारा ब्लड निकाल लिया। उसकी बॉडी में ब्लड की एक बूंद तक नहीं थी। वर्चस्विनी कुछ रिएक्ट नहीं करती, बस चैटर्जी की बात सुनती रहती है। चैटर्जी आगे कहता है, एक और बात मैम, कमली का जो प्राइवेट पार्ट था वो बुरी तरह सूजा हुआ था, जिससे साफ पता चलता है कि कातिल जो भी था बड़ा ही खूंखार था, जिसके दिल में रहम नाम की चीज बिल्कुल नहीं थी। वर्चस्विनी फिर कुछ रिएक्ट नहीं करती है, नॉर्मल बर्ताव करती है। चैटर्जी वर्चस्विनी के चेहरे के एक्सप्रेशन को पढ़ते हुए कहता है, क्या हुआ मैम, आपको मेरी बातें सुनकर जरा सी भी हैरानी नहीं हुई? क्यों? वर्चस्विनी चैटर्जी के हाथ से पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेते हुए कहती है, चैटर्जी ये जो तुम पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख रहे हो ना, ऐसी कई पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैं देख चुकी हूँ, बस फर्क इतना है कि पहले आदमियों की देखती थी और अब औरतों की। वर्चस्विनी की बात सुनकर चैटर्जी की बोलती बंद हो जाती है। चैटर्जी हिचकिचाते हुए कहता है, तो अब तक आपने उस कातिल को पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं करी मैम? वर्चस्विनी अपने चेहरे पर हंसी लाते हुए कहती है, तुम कोशिश की बात कर रहे हो चैटर्जी, मैंने अपना सारा फोर्स लगा दिया कातिल को पकड़ने में, पर अब भी वो मेरे हाथों से उतना ही दूर है जितना पृथ्वी से सूरज। चैटर्जी खामोश रहता है और शांति के साथ वर्चस्विनी की बातें सुनता रहता है। ना जाने वर्चस्विनी को क्या हो जाता है, आज तक जो भी एहसास जज्बात उसने चार्ली और जाटव से छुपा कर रखे थे वो चैटर्जी के सामने निकलने लग जाते हैं। कभी कभी तो लगता है मैं कातिल का नहीं किसी परछाई का पीछा कर रही हूँ, जो उजाले में आते ही गायब हो जाती है, और वो परछाई किसी इंसान की नहीं बल्कि। चैटर्जी तुरंत पूछता है, अगर वो परछाई किसी इंसान की नहीं तो किसकी है मैम? वर्चस्विनी संभल जाती है और बात को पलटते हुए कहती है, छोड़ो चैटर्जी, तुम नहीं समझोगे, ये बताओ कल रात जिस शख्स के साथ कमली थी उसके बारे में तुम्हें कुछ पता चला? चैटर्जी कहता है, मैम पता चला है कि कल रात कमली अपने पुराने ग्राहक के साथ गई थी। वो ग्राहक हर शनिवार रविवार उसे लेने जाया करता था। ये भी पता चला है कि उस ग्राहक के साथ कमली हनीमून होटल में जाती थी, पर उस शख्स ने अपनी सही जानकारी वहां पर दर्ज नहीं कराई थी, जिस कारण अभी तक हम उस तक पहुंच नहीं पाए हैं, पर जल्द ही पहुंच जाएंगे। वर्चस्विनी पूछती है, और वो 500 के नोटों की गड्डी जो हमें कमली की लाश के पास से मिली थी उसका क्या हुआ? चैटर्जी कहता है, मैडम जी वो गड्डी जो हमें मिली थी उसमें जितने भी नोट हैं सब एक सीरीज में हैं, तो मैंने टीम को पता करने को बोल दिया है। जल्द पता चल जाएगा कि वो किस बैंक या एटीएम से निकाले गए थे और किसने निकाले थे। वर्चस्विनी खुश होते हुए कहती है, गुड वर्क चैटर्जी। चैटर्जी कहता है, अच्छा मैम अब मैं निकलता हूँ, आपका भी डिनर का वक्त हो रहा होगा, काफी रात हो गई है, मेरी वजह से खामखा देर हो गई आपको। इतना कहकर चैटर्जी अपनी जगह पर से उठने लग जाता है। तभी उसे कुछ याद आता है और वो हड़बड़ाहट के साथ कहता है, शिट, सबसे जरूरी बात तो मैं आपको बताने ही भूल गया। वर्चस्विनी तुरंत बौखलाहट के साथ पूछती है, कैसी जरूरी बात चैटर्जी? चैटर्जी वापस से सोफे पर बैठते हुए कहता है, 1 हफ्ते पहले किसी ने एक रिपोर्ट लिखवाई थी। वर्चस्विनी मुंह बनाते हुए पूछती है,
कैसी रिपोर्ट? तुम डिटेल्स में बताओगे चैटर्जी? चैटर्जी अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहता है, ऑर्गन्स चोरी की रिपोर्ट। वर्चस्विनी शॉक्ड होते हुए कहती है, क्या कहा? ऑर्गन्स चोरी की रिपोर्ट? चैटर्जी हामी भरते हुए कहता है, हाँ मैम, मेहंदी पथार जनरल हॉस्पिटल में एक पिता ने अपने बेटे के लिए अपनी आंखें डोनेट करी थी, पर उनका कहना है कि उनके बेटे को वो आंख मिली ही नहीं। वर्चस्विनी शॉक्ड होते हुए कहती है, क्या? चैटर्जी आगे कहता है, हाँ मैम, जब मैं इस मामले की तह तक गया तो पता चला कि सिर्फ उस पेशेंट की ही नहीं बल्कि और भी कई ऐसे पेशेंट थे जिनके लिए आंखें डोनेट तो करी गई थी, पर उन पेशेंट को मिली ही नहीं। वर्चस्विनी चैटर्जी से पूछती है, ऑर्गन्स में सिर्फ आंखें ही चोरी हुई या कुछ और पार्ट्स भी? चैटर्जी तुरंत कहता है, सिर्फ आंखें ही चोरी हुई हैं मैम। वर्चस्विनी अचंभित होते हुए कहती है, ये तो बहुत हैरान करने वाली बात है चैटर्जी। चैटर्जी कहता है, तभी तो मैम मैंने इस मामले की तुरंत छानबीन शुरू कर दी और मेहंदी पथार जनरल हॉस्पिटल में जितने सीसीटीवी कैमरे थे सबकी फुटेज निकाली। जब 1 महीने की फुटेज मैंने बार बार देखी तो मैंने एक चीज नोटिस करी। वर्चस्विनी चैटर्जी की तरफ देखते हुए कहती है, क्या नोटिस किया तुमने? चैटर्जी जवाब देता है, उस पूरे महीने की फुटेज में 2 आदमी ऐसे थे जिनका मेहंदी पथार जनरल हॉस्पिटल में आना जाना लगा रहता था। वो हर 1-2 दिन में वहां पर आते थे, वो भी ज्यादातर रात के वक्त, और उनके हाथ में एक सफेद पॉलीथीन भी रहती थी। वर्चस्विनी पूछती है, क्या था उस सफेद पॉलीथीन के अंदर चैटर्जी? कुछ पता चला? चैटर्जी ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, वो तो मुझे नहीं पता मैडम जी, पर उनकी सूरत देखकर साफ समझ आ रहा था कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। वो जो चोरी करने का डर होता है ना, वो उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। वर्चस्विनी चैटर्जी से सवाल पूछना जारी रखती है, कौन थे वो 2 आदमी? क्या वो स्टाफ में से ही कोई थे जिनका आना जाना लगा रहता था हॉस्पिटल में? चैटर्जी जवाब देता है, बिल्कुल नहीं मैडम जी, बल्कि वो दोनों तो रोंकामुचा गांव के रहने वाले हैं। वर्चस्विनी हैरानी के साथ कहती है, क्या कहा? रोंकामुचा गांव? चैटर्जी कहता है, हाँ मैडम जी। चैटर्जी कुछ याद करते हुए कहता है, क्या नाम बताया था उन्होंने उसका? क्या नाम था? याद आ जा। हाँ याद आया, दिलीप और सुदेश, यही नाम बताया था उस गार्ड ने उन दोनों का। वर्चस्विनी शॉक्ड होते हुए कहती है, क्या कहा? सुदेश और दिलीप? वही दिलीप जिनका अच्छा खासा नाम है और पूरे मेहंदी पथार में सबसे अमीर है। चैटर्जी हामी भरता है, हाँ मैम, वही दिलीप जी, वही अपने साले सुदेश के साथ मेहंदी पथार हॉस्पिटल आते जाते हैं। जो आते तो खाली हाथ हैं पर जाते एक पॉलीथीन के साथ है। मुझे तो लगता है वही वो पॉलीथीन है जिसमें वो आंखें ले जाते होंगे चुरा कर। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।